हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर फ्रॉम सेक्शन 101 टू 161, मतलब 101 से लेकर 167 तक जो पार्ट सेकंड पार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का बचा है, इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। और ये आपका क्विक रिविजन है। आई विल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और जहां भी केस लॉ, हालांकि 101 से 167 में केस लॉ बहुत कम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन के अंदर का पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि सेक्शन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन 101 से लेकर 167 में हमारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला ये आपका बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अगर आपसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा। 101 कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द जजमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एनी रिलीफ, मतलब आप कोर्ट में गए हो क्योंकि आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए का कोई लीगल राइट है और वो लीगल राइट वॉयलेट हो गया एंड मिस्टर ए वांट टू टेक सम रेमेडी, सम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, तो वो कोर्ट जाएगा। तो आप जो कह रहे हो कि मेरा लीगल राइट है, लाइक मेरे और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब बी ने वॉयलेट किया और बी को कोर्ट कंपेल करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 101 कहता है कि जो व्यक्ति कोर्ट में आता है उसके ऊपर प्राइमरी बर्डन होता है, परमानेंट बर्डन होता है टू प्रूव हिज और हर राइट। तो 101 टॉक्स अबाउट परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये हमेशा स्थिर रहता है, इट नेवर शिफ्ट। आप लाइक प्रोसिक्यूशन, अगर हम क्रिमिनल में जाएं, प्रोसिक्यूशन कहता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया है, मिस्टर बी की डेथ कॉज की है, तो प्राइमरी परमानेंट बर्डन विल ऑलवेज लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। आपको केस की शुरुआत में ही ये प्रूव करना होगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी की डेथ कॉज कैसे कॉज की। तो प्राइमरी बर्डन और परमानेंट बर्डन 101 में है, और इसके इलस्ट्रेशन बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो आप इसको देखिएगा। इसके बाद 102 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको हम ओनर्स ऑफ प्रूफ के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि मैम बर्डन ऑफ प्रूफ तो 102 होता है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ, आप 101 लगा के आओगे। अगर आपसे पूछा जाए शिफ्टिंग, क्योंकि 102 में बर्डन शिफ्ट होता है, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है। लाइक जैसे ही प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा परमानेंट बर्डन में कि ए ने बी की डेथ कॉज की है, नाउ द बर्डन विल शिफ्ट अपॉन द अक्यूज। अब अक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट होगा और अक्यूज को ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने ये डेथ कॉज नहीं किया। अब वो ये साबित कैसे करेगा? इसके लिए वो प्ली ऑफ एलिबी प्रूफ कर सकता है, या वो कोई और भी चीज प्राइवेट डिफेंस वगैरह प्रूव कर सकता है। तो अगर वो ये प्रूव नहीं करेगा तो अक्यूज हार जाएगा और फाइनली उसको कन्विक्शन होगा। तो ये 102 का जो बर्डन है, इसको ओनर्स ऑफ प्रूफ के नाम से जाना जाता है, और ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे प्रोसीडिंग में शिफ्ट होता रहता है। पहले प्रोसिक्यूशन कुछ साबित करेगा अपने केस को, फिर वो अक्यूज के ऊपर आएगा कि वो जो प्रोसिक्यूशन ने साबित किया आप उसका खंडन करिए, उसको रिबट करिए। जब अक्यूज प्ली ऑफ एलिबी को प्रूव करेगा फॉर एग्जांपल, तो फिर ये बर्डन शिफ्ट चला जाएगा वापस प्रोसिक्यूशन की तरफ, और प्रोसिक्यूशन फिर ये साबित करेगा कि नहीं, ये प्ली ऑफ एलिबी एडमिसेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें। 102 103 बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट की। अगर आप ट्रायल में कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना चाहते हो, लाइक आप प्रूव करना चाहते हो प्ली ऑफ एलिबी, कौन? अक्यूज प्रूव करना चाहेगा। जब भी आप कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करके करना चाहते हो कोर्ट में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा, मतलब वो चीज उसी को साबित करनी पड़ेगी जो ये पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट में प्रूफ करना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है। अब अक्यूज ये प्रूफ, ये पूछा जाता है प्ली ऑफ एलिबी का बर्डन किसके ऊपर होगा, तो अक्यूज के ऊपर होता है, 103 में होता है, ये इलस्ट्रेशन भी दिया है। अक्यूज लेना चाहता है ना बेनिफिट, कि मैं एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस आई वॉज नॉट प्रेजेंट, तो मैं उसमें प्रेजेंट था ही नहीं वहां पर, तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा ये प्ली ऑफ एलिबी को। ये आपका 103 है, ये पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है, जो पार्टी क्लेम कर रही है उसी के ऊपर बर्डन होगा, उसी के ऊपर ओनस होगा, उसी को प्रूव करना पड़ेगा। देन आता है आपका 104। अब 104 क्या है? देखिए कई बार आप कुछ ऐसे फैक्ट कोर्ट में प्रूव करना चाहते हो जो अपने आप में एडमिसिबल नहीं होते हैं, आपको उनके लिए कोई और चीज भी प्रूव करनी पड़ती है, तभी वो फैक्ट एडमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल ही देखा है डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन क्लॉज 1 या डाइंग डिक्लेरेशन या 32 के जितने भी 8 क्लॉज है, अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करते हो तो आपको ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है।
तो इफ यू वांट टू प्रूव द डाइंग डिक्लेरेशन then you have to prove that person who had made that statement is no more, मतलब उसकी अब मृत्यु हो चुकी है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये 104 कहता है कि burden of proving to proved to make evidence admissible, आपको डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए एक फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि अब वो उसकी डेथ हो चुकी है जिसने ये स्टेटमेंट किया है, देन ओनली उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिसिबल होगा। ये आपका 104 कहता है। सेम ये इलस्ट्रेशन है। ओके, जैसे दूसरा होता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 65 में अलाउ है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में अलाउ है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पहले। इफ यू वांट टू प्रूव सेकेंडरी एविडेंस बिफोर द कोर्ट, देन यू हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट, आपको कोर्ट के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमरी एविडेंस इज नो मोर और एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 65 इज प्रेजेंट, तो तभी सेकेंडरी एविडेंस आपका एडमिसिबल होगा। नाउ 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 105 कहता है, आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, मर्डर पढ़ा होगा, उसके 5 एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, या हर्ट ग्रीवियस हर्ट में भी कुछ प्रोविजो हैं। मतलब इंडियन पीनल कोड में कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर आपको डिफेंस मिल जाता है अगर आप प्रूव कर देते हैं। लाइक अगर आप प्रूव कर दें कि आप एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस यू वाज अनसाउंड माइंड एंड यू वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो आपको वहां पर बेनिफिट कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। या आप सेक्शन 300 में ये प्रूव कर दें कि आपसे जो डेथ तो हो गई लेकिन आपने वो काम ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। आपका जो कन्विक्शन होगा वो मर्डर में नहीं होगा बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में होगा। अब ये कहता है 105 की जब भी कोई अक्यूज इन अपवादों का बेनिफिट ट्रायल के समय लेना चाहे, क्यों लेगा क्योंकि उसको पनिशमेंट कम होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस अक्यूज के ऊपर ही रहेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप अनसाउंड माइंड का लेना चाहते हो, आप इंटॉक्सिकेशन का लेना चाहते हो, आप एक्सीडेंट का लेना चाहते हो, आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 81 का लेना चाहते हो, या प्राइवेट डिफेंस का लेना चाहते हो, यू हैव टू प्रूव दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस बिफोर द कोर्ट। ये 105 है। मतलब कोर्ट अगर आपने कह दिया ना कि वो व्यक्ति अनसाउंड था या नेसेसिटी में किया, कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि कोर्ट एक 105 में कोर्ट प्रेजम्पशन करेगी कि ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थी और आपको इनको प्रूव करना पड़ेगा। सो कोर्ट प्रेज्यूम करेगा एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टांस। कोर्ट नहीं मानेगा आप अनसाउंड थे, कोर्ट नहीं मानेगा कोई नेसेसिटी थी, आपको ये स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। यही इलस्ट्रेशन में भी लिखा है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। देन आता है आपका 106। देखिए आप कोर्ट में बहुत कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं जो आपके मन में होती हैं, इसको कोई समझ नहीं सकता। लाइक आपकी कोई काम करते समय क्या इंटेंशन रही होगी, आपका कोई काम करते समय क्या नॉलेज रही होगी, आपने कोई काम प्रॉपर केयर कॉशन के साथ किया या आपने बहुत ही उतावलेपन से बहुत रैश और नेग्लिजेंट एक्ट किया। 106 कहता है when any fact especially within the knowledge of any person, जब कोई फैक्ट उसी के नॉलेज में है स्पेशली और वो उसको प्रूव करना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी के ऊपर होगा कि भाई आप प्रूव करो कि आपको नॉलेज नहीं थी, आप प्रूव करो कि आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, आप प्रूव करो कि आप नेग्लिजेंट नहीं थे। तो जब भी कोई फैक्ट लाइक इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंट, रैश, ये चीजें जिसके पर्टिकुलर व्यक्ति के ही नॉलेज में होती हैं वो उसी को प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन ट्रैवलिंग वाला है और इंटेंशन वाला है, एक में नॉलेज है और एक में इंटेंशन है, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा जो ऐसी पर्टिकुलर नॉलेज रखता है। देन 107 और 108 भी बहुत बार पूछा जाता है। 107 आपके लाइफ की प्रेजम्पशन की बात करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जैसे मिस्टर ए कहते हैं कोई ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे पता चले कि पिछले 30 वर्षों से, यहाँ पर 30 ईयर आपको याद रखना है और सेक्शन याद रखिएगा, 30 ईयर से कोई व्यक्ति आपको पता है कि वो जीवित है, तो कोर्ट ऐसा प्रेजम्पशन कर लेगी कि वो जीवित है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ये जीवित है ही नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन दैट पर्सन ओनली। तुरंत ओनस उस व्यक्ति पर आ जाएगा और उसको साबित करना पड़ेगा जो व्यक्ति कहता है कि ये जीवित नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो ये प्रेजम्पशन करके चलेगी कि वो व्यक्ति जीवित है। ऐसे ही 108 है, यहाँ पर सिविल डेथ की प्रेजम्पशन कोर्ट करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 7 सालों से लापता है, उसका हियर एंड अबाउट किसी को पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता होना चाहिए फैमिली मेंबर वगैरह को नहीं पता है, कोर्ट ये प्रेजम्पशन करके चलेगी कि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है अगर 7 वर्षों से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति कहता है नहीं 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 वो मरा नहीं है, वो जीवित है, मुझे पता है उसके बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा, उसी को साबित करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जीवित है। ठीक है, तो सिविल डेथ की प्रेजम्पशन 7 सालों से कुछ अता पता नहीं है तो कोर्ट मान लेगी कि वो मर चुका है। जैसे इस पर बहुत फेमस केस है ना, आर वर्सेस टॉल्सन का, जो सेक्शन 79 में भी आप लोग पढ़ते होंगे।
आर वर्सेस टॉल्सन कि एक महिला का पति 7 सालों से नहीं, वो लापता होता है, पता नहीं होता है, तो वो शादी कर लेती है, उसके बाद वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो मिस्टेक ऑफ मतलब जस्टिफिकेशन मिल जाता है सेक्शन 79 में, और कोर्ट ने प्रिजम्पशन कर रखी होगी सेक्शन 108 में कि वो व्यक्ति मर चुका है, और फिर कोई महिला शादी करती है तो वो लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो मान लिया जाएगा कि उसके एक स्पाउस की डेथ हो चुकी है। 109 बात करता है जब भी कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या ये दो लोगों के बीच में रिलेशन लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है, क्या इन लोगों के बीच में रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का है, क्या ये दो लोग पार्टनर हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कब आएगा, मान लीजिए कभी शेयर को लेके इशू होगा पार्टनर्स के बीच में, वो कहता है नहीं नहीं हमारे पार्टनर नहीं है, ये हमारे टेनेंट नहीं है, ये हमारे लैंडलॉर्ड नहीं है, ये हमारा एजेंट नहीं है, तो कोर्ट वहां पर देखेगी कि पहले इनका कंडक्ट कैसे रहा है। अगर उन्होंने पहले एक दूसरे मतलब उनका व्यवहार ऐसा कंडक्ट ऐसा रहा है जिससे पता चले जैसे वो व्यक्ति टेनेंट की तरह आपको किराया देता रहा है, कोर्ट मान लेगी आप टेनेंट हो, जैसे वो व्यक्ति पार्टनर की तरह उनके बिजनेस को प्रमोट करता रहा है, कोर्ट मानेगी कि वो पार्टनर रहा है। अगर आपने लाइक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया है, कोर्ट मान लेगी कि आप लोगों के बीच का रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का है। 109। इसके बाद 1010 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है जहां पर भी कोई व्यक्ति किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे में होता है तो कब्जा स्वयं इस बात का साक्ष्य है, कोर्ट मान लेगी कि दैट पर्सन इज द ओनर। ओके, इसको बोला जाता है पोजेशन इज द 9th पॉइंट ऑफ ओनरशिप। पोजेशन इज द 9th पॉइंट ऑफ ओनरशिप। ओके, इफ एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन तो कोर्ट मान लेगी ही इज द ओनर। अब जो कहता है कि नहीं ये ओनर नहीं है, इसने गलत तरीके से कब्जे किया है ना, तो वो बर्डन उसी के ऊपर होगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कैसे ओनर नहीं है, कब्जे में कैसे है और ओनर कैसे नहीं है। जो कब्जे में है आप आराम से रहिए, कोर्ट आपको मान के चलेगी कि आप ओनर है। ये आपका 1010 है, ध्यान रखना, इसका सेक्शन भी पूछा जाता है। और 9 पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, ये भी पूछ लेता है, तो इसका प्रिजम्पशन 10 में है आपका। इसके बाद 1011 में है, ये बात करते हैं जैसे दो लोगों के बीच में कोई संव्यवहार हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुई, इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, मतलब जो सामने वाले की विल को कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव बना सकता है, लाइक टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, एडवोकेट क्लाइंट, बहुत सारे ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव बनाकर रख सकता है। 111 कहता है कोर्ट ऐसा प्रेजम्पशन करेगी कि भले से वो ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुआ है, कोर्ट ऐसा मानेगी कि जो व्यक्ति एक्टिव कॉन्फिडेंस में रहा है, लाइक टीचर, वो अपने बच्चे को, जो स्टूडेंट है वो उनके प्रभाव में आ सकते हैं, लाइक डॉक्टर, लाइक एडवोकेट, तो कोर्ट ऐसा मान के चलेगी कि इसने ये जो काम किया है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में किया, और यहाँ पर उसको प्रूव करना पड़ेगा जो व्यक्ति एक्टिव कॉन्फिडेंस में है कि नहीं 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 भाई मैंने गुड फेथ में काम किया, मैंने किसी भी तरीके का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाला है। ये आपका 111। इसके बाद 112 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंक्लूसिव प्रूफ से है, और यहीं पर आप नोट कर लो इंडियन एविडेंस एक्ट में केवल 3 सेक्शंस हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड है, सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 130 लिख लिया, ठीक। अब कंक्लूसिव प्रूफ कल ही मैंने बताया था, वो कंक्लूसिव जो प्रूफ होते हैं वो ऐसे प्रूफ है जिसको कोई पार्टी रिबट नहीं कर सकती। अब 112 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर किसी भी मैरिज के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है, मैरिज के दौरान ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मैरिज, ऐसा माना जाएगा ये बच्चा उन हस्बैंड और वाइफ का लेजिटिमेट चाइल्ड है। ओके, सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर सन सन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इंक्लूड सन एंड डॉटर बोथ। दूसरा पॉइंट लिखा है अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स, मैरिज डिसॉल्व किसी भी तरह हो जाती है, और मैरिज डिसॉल्व होने के विद इन 280 डेज, उसके 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये माना जाएगा कि ये बच्चा उन मेन और विमेन, उन हस्बैंड वाइफ का लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये प्रेजम्पशन कॉन्क्लूसिव प्रेजम्पशन है और इसको कोई रिबट नहीं कर सकता। लेकिन 112 की आप लास्ट लाइन देखिए, ये कहता है शैल बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ दैट इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन, अगर वो 280 दिनों में पैदा होता है या शादी के दौरान पैदा होता है, अनलेस, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। लेकिन अगर हस्बैंड पहले ही ये प्रूफ कर दे कि उसका वाइफ के पास कोई एक्सेस नहीं था, तो
तो कोर्ट ये कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं करेगी। मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ। प्रोविजन ये है कि कोर्ट कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन करने से पहले हस्बैंड को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। डायरेक्टली कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन अगर रेज कर लेगी तो ये तो अनजस्टिस हो जाएगा हस्बैंड के साथ में, और इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप उसके अगेंस्ट एक प्रिजम्पशन कर लो और वो बेचारा कुछ साबित भी ना कर पाए, क्योंकि इसको कभी रिवर्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन रेज करने से पहले कोर्ट विल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द हस्बैंड, और वहां पर हस्बैंड को मौका मिलेगा अगर वो ये प्रूव कर दे कि शादी के बाद दे नेवर मीट इन सच अ पोजीशन जहां पर बच्चा माँ बच्चे को कंसीव कर सकती है, तो आई एम नॉट द फादर, तो आपको ये पूरा मौका मिलेगा। अगर आप ये साबित करोगे देन कोर्ट विल नेवर रेज कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए देन कोर्ट विल रेज द प्रिजम्पशन अंडर 112, और एक बार कोर्ट ने प्रिजम्पशन रेज कर ली तो ये प्रिजम्पशन कॉन्क्लूसिव होगी। आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अब इस पर एक लीडिंग केस है नंदलाल वासुदेव वडवक का, तो इसमें डीएनए टेस्ट किया गया। तो आप ये मत समझिएगा कि कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन को रिवर्ट किया गया है ना, ये कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन रेज करने से पहले ही हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और अगर हस्बैंड कहेगा ये मेरा बच्चा ही नहीं है, ठीक है, हम कभी ऐसी पोजीशन में मिले ही नहीं है, तो कोर्ट आपका डीएनए ले सकती है ये चेक करने के लिए कि क्या ये आपका बच्चा है या नहीं। लेकिन नॉर्मली कोर्ट ऐसा बहुत कम करेगी, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट 112 का है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो कोर्ट पूरी इंक्लाइंड होगी बच्चे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सबको समझ आ गया? आप लोग को भी समझ आ रहा है ना सबको? ओके, चलो अब आ जाओ। तो 113 भी आपके कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन से है, तो ये तो कई बार पीटी में आता है 41, 112 और 113। इसके बाद 113 ए और बी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। देखो कल अभी उस दिन आप लोग को पढ़ाया था ना मे प्रेज्यूम एंड शैल प्रेज्यूम, तो 113 ए बात करता है मे प्रिजम्पशन का और 113 बी बात करता है शैल प्रिजम्पशन का। दोनों ही प्रिजम्पशन रिवर्टेबल होती हैं। 113 ए कहता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। जहां भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होगा कि क्या किसी महिला ने शादी के 7 सालों के भीतर विद इन 7 years ऑफ मैरिज किसी ने सुसाइड किया है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस सुसाइड को हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव ने अबेट किया है। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड दैट हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड had subjected her to cruelty, the court may presume, अंडरलाइन करिए। और कोर्ट के सामने ये भी है कि उस वाइफ को, उस पत्नी को, उस महिला को इस शादी के 7 सालों में क्रूअल ट्रीटमेंट किया गया, उसके साथ क्रूअल्टी की गई, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो ऐसा प्रेजम्पशन कर सकता है अदर सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हस्बैंड या रिलेटिव ने ये अबेटमेंट किया है। समझ रहे आप? ये क्रूअलिटी नॉर्मल क्रूअलिटी है, डाउरी क्रूअलिटी नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्रूअलिटी, उसको मारते हो, पीटते हो, सताते हो, बोलते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ काम नहीं करना आता, पढ़ी लिखी नहीं हो, समझदार नहीं हो, मतलब कैसी भी क्रूअलिटी करते हैं, डाउरी क्रूअलिटी टर्म इस्तेमाल नहीं है, तो वहां पर कोर्ट ऐसा प्रेजम्पशन कर सकती है कि हस्बैंड या उनके परिवारजनों ने महिला को सुसाइड करने में अबेट किया होगा, कर सकती है। ये सिंपल क्रूअलिटी है। दूसरी चीज, अगर हस्बैंड ऐसा कोर्ट ऐसा प्रेजम्पशन करती है तो हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को ये पूरा मौका है कि वो साक्ष्य देकर इस प्रेजम्पशन को रिबट भी करा सकते हैं। ये 113 ए है, और इसको ध्यान रखना, इसको आपके 1983 में ऐड किया है, हो सकता है कभी पूछ लें, ये पहले नहीं था, 1983 में ऐड किया है। इसके बाद 113 बी पर आइए। ये डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन की बात करता है। ये कहता है जब भी कोर्ट के सामने ऐसा प्रश्न आए कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने डाउरी क्रूअलिटी की है, मतलब डाउरी डेथ की है, ये जो महिला शादी के 7 सालों के भीतर अननेचुरल सर्कमस्टांस में डेथ हुई है, या तो जलकर, या तो गिरकर, या तो कैसे भी, जो नेचुरल नहीं लग रहा है, सीढ़ी से गिर गई, छत से गिर गई, फिसल गई, आग लग गई घर में, बहुत ही अननेचुरल सर्कमस्टांस में शादी के 7 सालों में डेथ हुई है, और कोर्ट के सामने इस बात के प्रूफ हैं कि सून बिफोर हर डेथ से पहले शी वाज सब्जेक्टेड टू डाउरी क्रूअलिटी, इसके परिवार वाले लोग इससे डाउरी की डिमांड कर रहे थे, उसके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अंडरलाइन करो, कोर्ट ऐसा प्रेजम्पशन करेगी ही करेगी कि ये डेथ डाउरी डेथ है। मतलब प्रोसिक्यूशन को साबित नहीं करना पड़ेगा कि हमने मारते हुए देखा, आग लगाते हुए देखा, गिराते हुए देखा, ना ना ना, बस कोर्ट ये प्रूफ कर दे कि इन 7 सालों में परिवार ने इतना दुखी किया है, इतना डाउरी मांगा है, इतना परेशान किया है इस लड़की को, और इस बात के साक्ष्य प्रोसिक्यूशन साबित कर दे, तो कोर्ट ये मान लेगी ये नेचुरल डेथ ऐसे ही नहीं है, ये डाउरी डेथ है। ये 113 भी यहाँ पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, लेकिन यहाँ पर भी परिवार वालों के पास मौका है कि वो चाहे तो उसको रिवर्ट कर सकते हैं। 113 भी। मैम सो ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होगा ना कोर्ट का? नो नो, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होता शालिनी तो ये रिवर्टेबल ना होता है ना, इसको रिवर्ट कर सकते हैं आप। परिवार वाले लोग बताइए
कि अरे अरे ऐसी कैसी, मैं तो था ही नहीं। और मैक्सिमम टाउन डाउरी डेथ में ना हस्बैंड और सासू माँ होती ही नहीं है घर में, राइट। मतलब वो कुछ ऐसा मौका बना के चलते हैं कि अरे हम तो थे ही नहीं, हमने कैसे कर दिया। तो ये अगर कॉन्क्लूसिव होता तो उनके पास मौका ना होता, ठीक है। ओके तो ये मैम। रिवर्टेबल है और ये कॉन्क्लूसिव नहीं। कॉन्क्लूसिव केवल 3 है, 41, 112 एंड 113। तो ये पीटी में Yes, पूछा जाएगा तो याद रखना, केवल यही 3 सेक्शन है। इसके बाद आओ 114 पर। यहाँ पर देखिए कोर्ट में प्रेज्यूम, जहां भी कोर्ट में प्रेज्यूम मतलब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। कोर्ट विल, आप लोग जज बनोगे, आप लोग अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करोगे कि यार ये 2 लोग जो रह रहे हैं लिव इन की तरह, क्या मैं इनको हस्बैंड वाइफ का दर्जा दे दूं। कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन में, क्या मुझे लग रहा है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो 114 में प्रेज्यूम मतलब कोर्ट कुछ परिस्थितियों को देखकर कुछ फैक्ट के एग्जिस्ट करने के बारे में प्रेजम्पशन कर सकता है, ये 114 कहता है। कोर्ट में प्रेज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट व्हिच इट थिंक फिट टू हैव हैपेंड रिगार्डिंग टू कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस। ये क्या कहता है, मतलब कोर्ट कुछ परिस्थितियों को देखकर अगर सरकमस्टांस सजेस्ट कर रही हैं तो कोर्ट कुछ चीजों को प्रेजम्प, जैसे किसी व्यक्ति के पास में स्टोलन गुड्स मिलती हैं तो कोर्ट ये प्रेजम्पशन कर सकता है ना कि ये चोर है, या तो ये प्रेजम्पशन कर सकता है कि इसने चोरी हुई प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, आइदर ही इज द रिसीवर ऑफ द स्टोलन गुड और ही इज द थीफ। क्यों कर सकता है ना प्रेजम्पशन। तो ये 114 कह रहा है कोर्ट विल अप्लाई इट्स ओन जुडिशियल माइंड और अकॉर्डिंगली प्रेजम्पशन करेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 114 का बी, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश अभी बताएंगे आप लोग को। अकम्प्लिश जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो कहीं ना कहीं को अक्यूज होता है, वो मेन ऑफ, जा रही हो लेने अभिषेक, क्या कर रही है, जाओ फटाक से आना। नहीं दरवाजा ना, नहीं 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 उसको भी खुला रखो, इसको भी कर दो, नहीं ले मत जाओ, अभिषेक को ले जाओ। रोड क्रॉस करती हो क्या, क्यों, बस तो इधर से आती होगी ना, संभाल के ले जाओगी, ले जाओ, ध्यान से लेके जाना। सो 114 का इलस्ट्रेशन डी, यहाँ पर कोर्ट ये प्रेजम्पशन कर सकती है कि अकम्प्लिश ट्रस्ट वर्दी नहीं है, अकम्प्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, ओके। और यहाँ पर इसका कोरोबरेशन रिक्वायर्ड है, कोर्ट ऐसा मान सकती है कि भाई अकम्प्लिश जो स्टेटमेंट दे रहा है वो विश्वसनीय नहीं है। कोरोबरेशन, अकम्प्लिश क्या होता है अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं, हो सकता है समझ ही ना आए बिल्कुल। जैसे जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर ऑफेंस किया होता है और एक व्यक्ति गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है, कोर्ट उसको पार्डन कर देती है, गवर्नमेंट अप्रूवर बन के वो बताता है कि हम सब लोगों ने मिलकर कैसे अपराध कारित किया, इसको अकम्प्लिश बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की हेल्प करता है। और अकम्प्लिश जो भी कुछ बात बोलता है तो 114 कह रहा है कि कोर्ट ऐसा मान सकती है, मानेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के पास ऐसा चांस है कि वो चाहे तो कह सकती है कि भाई ये विश्वसनीय नहीं है, इसने पहले तो खुद ही अपराध किया, हम इसकी बात पे कैसे माने। तो ये जो कह रहा है ठीक है, एडमिसिबल है, बट बहुत रिलायबल नहीं है। आप अदर कॉर्पोरेशन को भी देखो, 114 बी ये कहता है, ठीक है। इसके बाद आओ 114 ए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है प्रेजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, लाइक रेप वगैरह के ऑफेंस है, रेप, गैंग रेप, बहुत तरह की, अब तो अमेंडमेंट हो गया 2013 और 18 से, तो सारे तरह के रेप में ये प्रोविजन लग रहा है। ये कह रहे हैं जहां पे ये साबित हो जाए ना कोर्ट में कि मिस्टर राम ने, कोई लड़की है, ठीक है, कोई भी गीता, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, दैट एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी प्रूव बिफोर द कोर्ट। इस बात को ध्यान रखना, अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित किया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, अब प्रॉब्लम ये है, वो लड़का तो कह रहा है कि दैट इंटरकोर्स वाज विद द कंसेंट ऑफ दैट गर्ल, ये इंटरकोर्स महिला की इच्छा से था, बट दैट गर्ल इज सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, इट वाज विदाउट द कंसेंट। द मोमेंट शी सेज कि इट इज विदाउट द कंसेंट, कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगा, शैल प्रेज्यूम टर्म इस्तेमाल किया, कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोर्ट तुरंत ये प्रेजम्पशन लड़की की फेवर में करेगा कि हाँ हाँ लड़की की कंसेंट नहीं थी। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अक्यूज, अब उसको बड़े मुश्किल से ये साबित करना पड़ेगा, कैसे भी करो आपका काम है ये, आप प्रूव करिए कि लड़की की कंसेंट थी, अदरवाइज तो कोर्ट ये मान लेगी कि लड़की की कंसेंट नहीं थी, और ओनस आपके ऊपर होगा कि आपको बचना है तो आप प्रूव करिए कि लड़की की कंसेंट थी। समझ आया सबको 114? हाँ यस मैम। यस मैम। नाउ 115 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है, देखो एक नॉर्मल समझा दूं मैं। स्टॉपल क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति
आइदर बाय डिक्लेरेशन, कुछ डिक्लेयर करके, कुछ एक्ट करके, कोई ओमिशन करके, कुछ ओरल वे में, कुछ रिटन वे में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में, जैसे भी करके आपको कोई रिप्रेजेंटेशन करता है। मतलब मैं आपसे कुछ बात कहूँ कि हाँ हाँ मैं फीस ले लूं, कि हाँ मैं आप लोग को ये कोर्स कराऊंगी, बाद में मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, ओरल इन राइटिंग डिक्लेरेशन करता है, इस इंटेंशन से करता है कि सामने वाला उसकी बात पर विश्वास करे, और वो एक्चुअली सेकंड पर्सन विश्वास कर भी लेता है, और विश्वास करके एक्चुअली ही एंटर्ड हिज पोजीशन। आपने अपनी पोजीशन बदला, आपने मुझे फीस दी कि मैम ये आपकी फीस है, और उसके बाद मैं मुकर जाऊं, नहीं नहीं मेरे तो कोई फीस नहीं मिली, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं पढ़ाना। तो ये कहता है अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता, अगर वो ऐसा करने की कोशिश की करेगा, उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लगेगा, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। द प्रिंसिपल और द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल always shuts the mouth of the person. He cannot revert back from his earlier statement or earlier declaration. You cannot blow hot and cold at the same time. आप पहले कहो हाँ मैं फीस ले रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं मना करूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होता है स्टॉपल। अब इसको प्रोविजन पढ़ो, बहुत आसान से समझ में आएगा। When one person has by declaration, act, commission, intentionally होना चाहिए, by mistake ना हो भाई, caused, permitted another person to believe, अनदर पर्सन को बिलीव करने का मौका दो कि थिंक टू बी ट्रू, कि मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, एंड टू एक्ट, और दूसरा व्यक्ति उस विश्वास में आकर कुछ एक्ट करता है। नाइदर ही, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ना तो मैं ना तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव शेल बी अलाउड, मतलब मेरा कोई अगर एजेंट है वो उसको भी अलाउ नहीं है इन एनी सूटर प्रोसीडिंग, किसी भी सूटर प्रोसीडिंग में हिमसेल्फ, ना तो मैं खुद कर सकती हूँ, ना मेरा कोई अलार्म कर सकता है, ठीक है, कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इस पर स्टॉपल विल अप्लाई, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा आपसे प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कहाँ पर है। अब आपसे पीटी में कैसे, हालांकि ये मेंस का टॉपिक है बहुत डिटेल, लेकिन पीटी में पूछा जाएगा स्टॉपल किस सेक्शन में। तो 115 में तो डिफाइन किया स्टॉपल है क्या। वैसे स्टॉपल के प्रिंसिपल जो है 115 से लेकर 117 में प्रोविजन दिए हैं, तो अगर ऐसा आएगा तो वैसे भी देख लेना। स्टॉपल किस किस पर लगता है, खुद उस पार्टी पर भी लगता है और उसके रिप्रेजेंटेटिव पर भी लगता है। स्टॉपल में एक्चुअली होता क्या है, स्टॉपल में उस पार्टी को मुंह बंद कर दिया जाता है कि आप अपने प्रीवियस जो स्टेटमेंट है, जो डिक्लेरेशन है, आप उससे मुकर नहीं सकते। ये आपका स्टॉपल होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद इसको किस केस में इवॉल्व किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल कौन बताएगा, किसी को याद है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल को किस केस में इवॉल्व किया है, किसी को। पिकार्ड वर्सेस सेयर्स, ओके, पिकार्ड वर्सेस सेयर्स का केस आप लिख लो। पिकार्ड वर्सेस सेयर्स का केस है, ठीक है, जिसमें स्टॉपल के डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, कई बार ना यहाँ पे ऐसे केस भी आ जाता है पूछने को कि टिक करिए, करेक्ट मैच करिए। तो पिकार्ड वर्सेस सेयर्स का केस आप याद रखना। नेक्स्ट आइए 116 पर, स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। ये कहता है कोई भी टेनेंट, अगर कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी पर वो किराए पर है, तो कोई भी टेनेंट मुकर नहीं सकता अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल से। अगर आप टेनेंट हो तो मतलब आपने कभी तो लैंडलॉर्ड के टाइटल को स्वीकार किया होगा ना, जब आप टेनेंसी अग्रीमेंट में आए होंगे तब आपने एक्सेप्ट किया होगा कि वो आपका लैंडलॉर्ड है। तो लेटर ऑन यू कैन नॉट, ठीक है, डिनाई, आप टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते। इन दी सेम मैनर कोई लाइसेंसी भी, ठीक है, ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये लाइसेंसर नहीं है। तो 116 कहता है नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट shall during the continuance of tenancy, जब तक आपकी कॉन्टिन्यूएंसी चलती है, बी परमिटेड टू डिनाई, आपको परमिशन नहीं है कि आप लैंड, ये मना कर दो कि ये तो मेरा लैंडलॉर्ड ही नहीं है, ठीक। और एट द बिगिनिंग ऑफ टेनेंसी और टाइटल की जब मेरी टेनेंसी स्टार्ट हुई तब भी ये लैंडलॉर्ड नहीं था। नो पर्सन हु केम अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय लाइसेंस, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर लाइसेंस के थ्रू एंटर करते हो तो भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये लाइसेंसर नहीं है। तो यहाँ पर प्रोमिसरी स्टॉपल अप्लाई होता है, क्यों, क्योंकि आपने पहले प्रॉमिस किया है, मतलब आपने किसी अग्रीमेंट के थ्रू उनको लैंडलॉर्ड माना होगा, आपने उनको लाइसेंसर माना होगा। तो लेटर ऑन यू कैन नॉट, सो टेनेंट not allowed to deny the title of landlord at the beginning of tenancy or during the, ठीक है, during the continuance of tenancy, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 116, तो अगर आपसे पीटी में आएगा तो लाइसेंसी पर लगेगा और टेनेंट पर लगेगा कि वो अपने ओनर, लैंडलॉर्ड और लाइसेंसर के जो टाइटल है उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके बाद 118 आई, 118 वैसे 117 जो बात करता है वो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी की बात करता है कि नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड। तो इसका केवल मार्जिनल हेडिंग देख लेना, केवल मार्जिनल हेडिंग देख लेना 117 का, वैसे क्वेश्चन 115 और 116 से ही आपको मिल जाएगा।
180 नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये कहता है हु मे टेस्टिफाई, एक्चुअली ये कहता है हु मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कोर्ट में आपको किसी भी फैक्ट पर कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो आप ओरल भी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट्री भी दे सकते हो। अब आप ओरल एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप किसी विटनेस को लेके आओगे। 118 कहता है कि कोर्ट में कौन कौन से विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। तो 118 कहता है हर एक व्यक्ति, पहले तो आप ध्यान रखना, एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन द आईज ऑफ द कोर्ट। वो एक छोटा सा बच्चा हो सकता है, वो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, इट डजंट मैटर, एज हार्डली इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता एज से, उम्र से। बट एक शर्त आप हमेशा याद रखना कि आप जिस व्यक्ति को एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे कोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, क्या वो वास्तविकता में उस प्रश्न की गंभीरता को समझ पा रहा है। अगर आप किसी बच्चे को लेके आ रहे हैं विटनेस की तरह, तो क्या बच्चा समझ पा रहा है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड वेदर ही इज एबल टू गिव रैशनल आंसर, क्या वो उस पर रैशनल आंसर दे सकता है, क्या वो क्वेश्चन की प्रकृति समझ रहा है। इफ यस then definitely he shall be considered as the competent witness। ठीक है, तो इसीलिए चाइल्ड विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट विटनेस, पहली पॉइंट है। सेकेंड ये कहता है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाय, थर्ड लाइन पर देखिए, बाय टेंडर एज, मतलब बहुत यंग एज है, बहुत छोटा बच्चा है, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बुजुर्ग है, डिसीज, किसी डिसीज से, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, वो पैरालाइज्ड है या वो अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड भी, इसकी को भी देखो, वेदर डिसीज, वेदर ऑफ माइंड और बॉडी, एनी ऑफ अदर कॉज ऑफ एनी सेम काइंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बस ध्यान इतना रखना है, देखो इस एक्सट्रीम ओल्ड एज, जो मैं हमेशा ही क्लास में बताती हूँ, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग महिला है, आपने देखा होगा ना अपने गांव देहात में, परिवारों में बहुत बुढ़ी बुढ़ी दादियां नानियां हो जाती हैं, उनसे कहोगे कुछ, वो सुनेंगी कुछ और रिप्लाई कुछ और ही कर देंगी। तो शी कैन नेवर बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस बिकॉज इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर। आप उनसे पूछ क्या रहे हैं, इतनी ओल्ड एज हो गई है, या तो उन्हें कायदे से सुनाई नहीं पड़ रहा है, या वो समझ नहीं पा रही है और समझ के आंसर नहीं दे पा रही है ड्यू टू द एक्सट्रीम ओल्ड एज। या अगर उनको कोई ऐसी, जैसे आजकल तो बहुत ऐसी डिसीज चल रही है जिसमें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कोई भी चीज को, तो ऐसे लोग भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकते हैं। तो अल्टीमेट, अब इसकी कोई लिस्ट नहीं हो सकती है, ये कोर्ट देखेगी कि क्या ये व्यक्ति क्वेश्चन समझ पा रहा है, क्या रैशनल आंसर दे पा रहा है, यस तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आता है, क्या कोई ल्यूनेटिक कॉम्पिटेंट विटनेस है, तो भैया ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, मतलब एक ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, लेकिन केवल एक परिस्थिति में नहीं होगा, अगर वो अपनी ल्यूनेटिक है, वो इस वजह से अगर वो क्वेश्चन के नेचर को ना समझ पाए और आंसर न दे पाए तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। 118 समझ आ गया सबको, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान रखना। मैम इसमें, हाँ मैम इसमें अक्सर ऑप्शंस में ये आते हैं कि मतलब इडियट इज नॉट एन, मतलब वो नहीं हो पाएगा, मतलब ही कांट गिव द वो, लेकिन मैम लूनेटिक का आता है, मतलब ही कैन बी। तो बता तो रहा है, देखो एक्सप्लेनेशन यही तो कह रहा है, ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, मतलब जनरली ल्यूनेटिक इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक, जनरली ल्यूनेटिक इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, साफ साफ लिखा है, ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मतलब वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है कि वो गवाही ना दे पाए, कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, अगर उसमें लिखा है अनलेस ही इज प्रिवेंटेड, अगर लिखा है कि वो ड्यू टू, मतलब अब ड्यू टू हिज ल्यूनेसी इज नॉट एबल, वो अपने इस वजह से आंसर ना दे पाए, समझ ना पाए, तभी वो इनकॉम्पिटेंट होगा। अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव है, वो कह रही है कि वो ल्यूनेटिक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। तो क्वेश्चन को देखना, अगर वो किस तरह से पूछ रहा है उसके हिसाब से जवाब दीजिए, ठीक है। ओके आशीष? जी मैम, जी मैम। अब आइए 119, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए 119 में अमेंडमेंट किया गया 2013 में। पहले यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल था वो डम्प विटनेस था, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं द टर्म डम्प विटनेस किस ईयर में रिमूव किया गया, तो पहले तो 2013 में रिमूव किया, इसको याद रखना। अब और डम्प विटनेस किस सेक्शन में यूज था, इसको ध्यान रखना, 119 में। अब ये है क्या, 119 119 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हु इज अनेबल टू स्पीक, जो कोर्ट में खड़े होकर बोल नहीं सकता, वो गूंगा बहरा है, तो वो अपना जो भी स्टेटमेंट देना है उसको साइन लैंग्वेज में बोलकर दे सकता है।
और वो जो साइन लैंग्वेज में बोलेगा ना, या वो लिख कर देगा, पढ़ा लिखा है तो वो लिख कर देगा, भले से वो कोर्ट में लिख रहा है, बट स्टिल इट शैल बी कंसीडर्ड एज द ओरल एविडेंस। समझ गए आप लोग? तो ये कहता है विटनेस कॉल्ड अनेबल टू कम्युनिकेट, जो अनेबल है, जो मौखिक रूप से वर्बली बोल नहीं सकता, वो लिखकर भी जो देगा ना, साइन लैंग्वेज के थ्रू भी देगा ना, वो सब कुछ भी ओरल एविडेंस माना जाएगा। इसके लिए पहले डम विटनेस इस्तेमाल किया गया था, अब हटा दिया गया, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो 119, और ये भले लिख के दे रहा है लेकिन वो ओरल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, ये चीज बहुत ज्यादा पूछते हैं। और ये कह रहा है इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, तो कोर्ट असिस्टेंस ले सकती है इंटरप्रेटर का, कि भाई वो जो ऐसे इशारा करेगा आप समझ लोगे क्या, नहीं ना, तो आपको एक टेक्निकल इसमें इंटरप्रेटर की आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की, तो आप बुलाओगे और वीडियोग्राफी भी होगी। अब आओ 120 बात करता है कि पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स एंड हस्बैंड वाइफ। ये कहता है इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग, जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें जो पार्टीज होंगी सूट की, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और उनके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, इसको आप लिख लो तुरंत के तुरंत। सिविल प्रोसीडिंग में जो पार्टीज होंगे, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, और उनके जो हस्बैंड और वाइफ होंगे, ये कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। ये दो चीजें, वो खुद पार्टी और उनके हस्बैंड वाइफ। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कहता है अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब प्लेंटिफ सॉरी जो अक्यूज है, एनी पर्सन, द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो कहते हैं अक्यूज की जो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक तरफ सिविल लिख लो, एक तरफ क्रिमिनल लिख लो। सिविल में आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो पार्टीज कॉम्पिटेंट विटनेस होती है खुद, उसके अलावा उनके हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। 120 में कह रहा है क्रिमिनल मैटर में जो भी पार्टी है उसके हस्बैंड वाइफ, उनके हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे, बस सिंपल सा है। इसके बाद 121, हो सकता है ना भी आए 120 से, उसके बाद 121, एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 121 से। ये जजेज और मजिस्ट्रेट के बारे में कहता है, क्या जज और मजिस्ट्रेट भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं? कह रहा है किसी भी केस में नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट। आप नॉर्मली जज और मजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस कॉल नहीं करोगे किसी भी केस में, एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर। लेकिन अगर उनके सीनियर ने, जिनके की वो जज और मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट हैं, वो उनको अगर ऑर्डर करते हैं, स्पेशल ऑर्डर करते हैं, तो उनको बुलाया जा सकता है, उनको कंपेल किया जा सकता है टू आंसर एनी क्वेश्चन, कि आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पर आंसर पूछा जा सकता है। वो कैसे क्वेश्चन होंगे? एज टू हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट, एज टू एनीथिंग व्हिच केम इनटू नॉलेज कोर्ट एज द जज और मैजिस्ट्रेट, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर व्हिच अकर्ड, but he may be examined so as to other matters which occurred in the presence while he was so acting। तो जैसे कि अगर किसी कोर्ट में गोली चल जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्योंकि जज और मैजिस्ट्रेट खुद उसमें विटनेस है, उसने देखा है कि उसके सामने गोली चल गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, वैसे सिचुएशन में उनके जो सुपीरियर है वो उनको स्पेशल ऑर्डर से इनको कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। तो एज अ विटनेस उनको कॉल किया जा सकता है, लेकिन केवल सुपीरियर कोर्ट। इसके इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer question as to accept upon the special order of superior court। तो आपके स्पेशल ऑर्डर पर सुपीरियर कोर्ट पर आपको बुलाया जा सकता है। तो नॉर्मली जज मजिस्ट्रेट विटनेस नहीं है, लेकिन केवल स्पेशल ऑर्डर पर है। और दूसरा, अगर उनके सामने कोई घटना हुई है तो उनको कॉल किया जा सकता है। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन सी एक दो बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि सेशन कोर्ट में किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, तो ये जो सेशन में भी एग्जामिन एज टू व्हाट अकर्ड, कि क्या हुआ आपकी कोर्ट में, आपसे वो पूछा जा सकता है। 122 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से चांस है आने का। हो सकता है 120 121 से ना आए, लेकिन 122 से बिल्कुल चांस है। ये बात करता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि अगर कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हुई है ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, अगर शादी के दौरान, और हैज बीन मैरिड का मतलब वो पहले शादीशुदा थे, हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अब उनके बीच में डिवोर्स हो गया, शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज। अगर हस्बैंड वाइफ ने आपस में कुछ भी डिस्क्लोज किया है, तो कोई भी, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ बताया और कल को हस्बैंड के ऊपर कोई चार्ज लगता है, तो वाइफ उस जो भी बात हस्बैंड ने बताई है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। ये 122 कहता है। ना तो शादी के दौरान, और ऐसा भी नहीं है कि शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया, तो पत्नी बताने चली आई कि हाँ मेरे पति ने मुझे ऐसा बताया था, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। इसका एक्सेप्शन ध्यान रखिए, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन दी मैरिड पर्सन। अगर उन हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कोई सूट चल रहा है,
तो वहां पर वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। उनके बीच में कोई वाद है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए इसको, प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर क्राइम अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही अगर एक ने दूसरे को प्रोसिक्यूट करा रखा है तब तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, या उसने खुद कंसेंट दे दी है तब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या रखना है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दोनों लगता है, ठीक है। इस पर एक लीडिंग केस है एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनन। एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनन, याद रखना है इसको, एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनन। और इस केस में कहा गया कि हस्बैंड ने जो भी कुछ बोला है वो वाइफ डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन हस्बैंड का जो कंडक्ट रहा होगा और वाइफ ने देखा होगा वो ये डिस्क्लोज कर सकती है। तो आप ध्यान रखना, ये जो बार है प्रिविलेज कम्युनिकेशन की, ये केवल कम्युनिकेशन पर लगती है जो खुद हस्बैंड ने वाइफ को बताया हो। लेकिन हस्बैंड, वाइफ ने देखा कि हस्बैंड मार के आया और बॉडी पर ब्लड लगा है, वेपन यहाँ छुपा दिया, तो ये कुछ हस्बैंड ने डिस्क्लोज नहीं किया है लेकिन वाइफ ने परसीव किया है खुद, इसको वो डिस्क्लोज कर सकती है। या वो हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ बता रहा था और किसी तीसरे व्यक्ति ने सब कुछ सुन लिया, तो वो बात तीसरे व्यक्ति पर नहीं लगती है, वो डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप आओगे 126 पर, ठीक है। 126 ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है। ये कहता है नो बैरिस्टर, कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील वगैरह, इनके ऊपर ये बार है कि इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जब कोई क्लाइंट आपका हो जाए, जब वो आपको फीस दे दे, ऐसे तो आप 50 वकीलों के पास जाओगे, उनसे मतलब नहीं है, जब आप प्रॉपरली उनके क्लाइंट हो जाओ तो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बार ये है कि क्लाइंट अपने वकील को जो भी कुछ बताता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसे अपराध हो गया, अब वो वकील उसके अगेंस्ट ही उसको प्रूव नहीं करने लगेगा कोर्ट में, तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ये इन कोर्स ऑफ, मतलब एंगेजमेंट एक बार स्टार्ट हो गया है तब ये बार लगता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेकिन नॉर्मल तो डिस्क्लोज है कि जो भी कुछ अपने क्लाइंट ने एडवोकेट को बताया वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर एडवोकेट को पता चलता है कि उसकी बातों से कि ये इसने कुछ ऐसा कम्युनिकेट किया है कि ये एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस, कि अब ये कल को कुछ इलीगल एक्ट करने जा रहा है, लाइक ये विटनेसेस को धमकी देगा, लाइक ये गवाहों को छेड़खानी करेगा, लाइक ये साक्ष्यों को मिटा देगा, आप ये अब करेगा, जो कर चुका है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। अब आपको बताने जा रहा है कि मैं ऐसा ऐसा भी करूंगा, आप बताओ कैसे करे और आप कैसे मुझे बचाओगे। इस पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं लगेगा, इसको वो डिस्क्लोज कर सकता है। क्लॉज 1। क्लॉज 2 कहता है एनी फैक्ट ऑब्जर्व, अगर बैरिस्टर ने, देखिए क्लॉज 1 में तो खुद बता रहा है क्लाइंट कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, आप उसको डिस्क्लोज करो। क्लॉज 2 में बता नहीं रहा है, बल्कि एडवोकेट खुद परसीव कर रहा है, इन्फर कर रहा है क्लाइंट के एक्ट से, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये कुछ और गड़बड़ कर देगा, इसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्लॉज 2, इट इज immaterial whether the attention of such barrister वकील was not directed to such fact। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपके ऊपर लग गया तो वो हमेशा लगेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वो एंगेजमेंट खत्म हो गई, आप कभी भी उस क्लाइंट के अगेंस्ट में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 है। और 127 ये कहता है कि ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वकील साहब पे तो लगेगा ही, चैम्बर में जितने लोग हैं ना सब पे लगेगा ये 127। तो उस लॉयर के ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर लगेगा। तो 126 और 127 ध्यान, समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। यस मैम। चलो अब आ जाओ 132। 132 ये विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनलेट, ये कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेस की बात करता है। ये कह रहा है विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज, किसी भी विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा कि वो जो आंसर करेगा वो आंसर उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। ये कह रहा है विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू मैटर इन इशू, any suit, any civil or criminal proceeding upon the ground that answer of such question will criminate। अंडरलाइन करो कि आप अगर आंसर दोगे ना तो ये आप ही के अगेंस्ट, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो सकता है, आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगा। may tend directly and indirectly to criminate such witness that it will expose, tend directly and indirectly to expose witness to a penalty। देखो अब इसको आराम से समझो। 132 ये कहता है कि अगर कोई विटनेस कोई बात अगर कोर्ट में बोलेगा ना तो प्रॉब्लम ये है कि वो बोलेगा तो उसका कुछ हिस्सा उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो इस डर के मारे नहीं बोल रहा है कि मैंने अगर साक्ष्य दिया, जैसे किसी घर में मर्डर हो गया, अब ये उस घर में चोरी करने गए थे, ठीक है, अब ये चोरी भी नहीं कर पाए, घुस तो गए थे लेकिन इन्होंने देखा कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, डर के मारे भाग आए, सीसीटीवी में इनको पकड़ लिया गया कि आप थे,
वो कहता है सर मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो, आप वो डर के मारे बोले कैसे कि आप कर क्या रहे थे, आप बताओगे तो चोरी चोरी के चार्ज आपके ऊपर लगेंगे। तो 132 ये कह रहा है आप किसी को, किसी भी अक्यूज को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा इस बात से कि उसका कुछ हिस्सा उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगा। अब तो वो बताएगा क्यों। इसके साथ उसको एक प्रोटेक्शन दी गई है, प्रोविजो कहता है कि दैट नो सच आंसर, उसको इस बात का एश्योरेंस दिया जाएगा कि भाई तुम बताओ, हम इस बात को एश्योर कर रहे हैं कि विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव आंसर सब्जेक्ट टू हिम एनी अरेस्ट, कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर आप उसका कुछ भी हिस्सा आपके अगेंस्ट हुआ, आप उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हाँ वहां पर मौजूद कैसे थे, आपने ट्रेसपास किया, क्या किया, तो इसकी वजह से आपकी या तो आपकी गिरफ्तारी होगी कि आपने बोला है, ना आपकी गिरफ्तारी होगी, ना आपके अगेंस्ट कोई नया केस चलाया जाएगा। एनी अरेस्ट प्रोसिक्यूशन टू प्रूव अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। बहुत जबरदस्त प्रोविजन बन रहा है। मतलब अब इस विटनेस को सच बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने झूठ बोला तो फिर फॉल्स एविडेंस देने में तो इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल जाएगी। अगर इसने सच बोला और ये बोल भी दिया कि हम चुपचाप घर में आए, कूद के आए, काट के आए दरवाजा, जो भी कुछ, तो ये इसके बेसिस पर ना तो इसकी गिरफ्तारी होगी और ना इसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन चलेगा। ये 132 है, ध्यान रखना इसको। प्लीज इसको 2-3 बार पढ़ना, और ये जो भी मैंने कीवर्ड पे बार बार फोकस किया है आप इसको अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद 133 आता है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जब 2 या 2 से 3 4 5 लोग मिलकर एक ऑफेंस करता है, एक अटेम्प्ट करता है, एक अबेट करता है, वो साथ में मिलकर क्राइम करते हैं, तो और वो बाद में गवर्नमेंट उसको पार्डन दे देता है और गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है, उसको हम अकम्प्लिश बोलते हैं। ये 133। तो कई बार मैक्सिमम टाइम पूछते हैं अकम्प्लिश किस सेक्शन में, तो बता देना 133 में। इसके बाद पूछते हैं अकम्प्लिश कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, अभी भी पूछा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में जो यूपीएससी ने लिया था। अकम्प्लिश कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, आप बोलोगे यस बिल्कुल होता है। यहाँ साफ साफ लिखा है अनअकम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 114 की इलस्ट्रेशन बी को याद रखते हैं और वो कहते हैं शैल नॉट बी ट्रस्टवर्दी, तो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। बस 114 बी में कोर्ट ये कह रहा है कि आप उसको बहुत ट्रस्टवर्दी मत मानो, थोड़ा सा कॉर्पोरेशन ले लो, थोड़ा सा इधर उधर से साक्ष्य ले लो और उससे सपोर्ट ले लो, लेकिन वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अगर साफ साफ लिखा है कन्विक्टेड, कन्विक्शन अगर इसके एविडेंस के बेसिस पर ही कन्विक्शन हो जाए ना, तो वो कन्विक्शन इलीगल नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉम्पिटेंट विटनेस है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अकम्प्लिश कॉम्पिटेंट विटनेस है, बिल्कुल है। क्या इसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या वो कन्विक्शन कन्विक्शन लीगल वैलिड होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कोर्ट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कोरोबोरेशन देख लेना चाहिए, है ना। 114, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसी भी ट्रायल में आप कितने विटनेस प्रोड्यूस करोगे, प्रोसिक्यूशन कितने देगा, डिफेंस कितना देगा, कोई संख्या है क्या, कभी देखे हो, नहीं, कोई संख्या नहीं है। ये जब तक आप विटनेस प्रोड्यूस कर सकते हो करते जाओ, कोई नंबर प्रेस्क्राइब नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विटनेस की संख्या नहीं। कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर याद रखना, और ये याद रखना कि इसकी कोई भी संख्या नहीं बताई गई। ना 135 पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इनका तो बहुत काम पड़ता है भाई, और ये मतलब बहुत मस्त प्रोविजन है। आप लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, हो सकता है उनको बहुत टफ लगते हो, लेकिन आज लगेंगे नहीं, ठीक है, देखना। 135 ये कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। किसी भी ट्रायल में आप कब कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे, आप कब कौन सा विटनेस प्रोड्यूस करोगे, ये कहाँ से तय होता है। 135 कहता है द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड, कि कब कब कैसे विटनेस प्रोड्यूस होंगे, कब उनका एग्जामिनेशन होगा, कौन एग्जामिनेशन करेगा, पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, इट शैल बी रेगुलेटेड बाय, ओके, ये लॉ से रेगुलेट होगा। पहली बात ये, अगर आपके पास लॉ नहीं है उस बारे में, तो फिर कोर्ट विल डिसाइड। 135 केवल इतना कहता है, ठीक। अब हमारे पास लॉ है क्या, या कोर्ट डिसाइड करती है, तो इन इंडिया डेफिनेटली वी हैव द लॉ। अब आप आगे देखो ना 137 अभी हम पढ़ाएंगे, तो जब विटनेस को कौन प्रोड्यूस करेगा, तो अगर मान लीजिए वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, तो पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर री होता है। कोर्ट नहीं तय कर रही है, लॉ ने पहले ही तय कर रखा है, तो जो 135 में लिखा है ना वो आपको 137 में आगे मिलेगा। इसके बाद आता है 136। 136 कहता है जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आप कोई भी एविडेंस मुंह उठा के चले आओगे तो क्या कोर्ट मान लेगा। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पहले ही कहता है कि कोई भी पक्षकार या तो रेलिवेंट फैक्ट पर एविडेंस दे सकता है या फैक्ट इन इशू पर दे सकता है, इसके अलावा तीसरी चीज पर एविडेंस नहीं दोगे। मतलब आप कोर्ट में कोई किसी की शर्ट लेके चले आएंगे, ये अक्यूज की शर्ट, वो दूसरी पार्टी तुरंत ऑब्जेक्ट करेगी कि भैया ये शर्ट से क्या नाता है। अब when either party proposes to give evidence, जब भी कोई पक्षकार को एविडेंस देना चाहता है, लाइक किसी की शर्ट, किसी का चश्मा, किसी का ईयररिंग, फिंगर, कोई कोई सीडी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कुछ, जज में यहाँ जज साहब पूछ सकते हैं भैया इसको कहाँ उठा के ले आए हो। तो आपने मूवी देखी ना जॉली एलएलबी, अभी मैं इसका खूब इस्तेमाल करूंगी, जॉली एलएलबी देखी है ना, वो कादरी पंडित जी, तो कहते हैं भाई ये पंडित को तुमने कहाँ से ले आए,
बिल्कुल ऐसा ही कुछ बोलते हैं जज साहब, है ना। ये पंडित तुमने कहाँ से लिया है, ये इसका क्या नाता है। फिर पंडित जी से आप कुछ क्वेश्चन पूछने लगोगे, वो कहेंगे यार इन पंडित जी का इनसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, या आप इस पंडित को क्यों प्रोड्यूस करा, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। ये बात कह रहा है कि जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर, कि भैया जो तुम एविडेंस दे रहे हो ये कैसे रिलेटेड है, इस केस से क्या नाता। इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एंड जज शैल एडमिट। ठीक, एडमिट द एविडेंस इफ यू थिंक, अगर जज साहब को लगा कि हाँ, अगर जज साहब को लगा कि यस इस केस में रेलिवेंट है, तो जज साहब इसको अलाउ कर सकते हैं। तो वहां पे उनको लगा कि एक मौका दीजिए, मेरा अगर इस केस से नाता नहीं हुआ तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट अक्षय कुमार बोलता है। बिल्कुल यही नाता है। कोई भी आप एविडेंस देते हो, अगर कोर्ट को उस पर शक होता है या दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है, कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि भैया इसका इस केस से क्या नाता है। तो ये 36 है, 136 का पैरा 1। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है यस इसका कनेक्शन है, या तो ये रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है किसी ना किसी तरह, तो वो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी। सेकंड पार्ट कहता है इफ द फैक्ट प्रपोज टू प्रूव्ड, आप जिस फैक्ट को प्रूव करना चाहते हो, इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल, अगर वो इस तरह का है जिस पर साक्ष्य केवल तभी एडमिसिबल होगा जब आपने कोई ऐसा तथ्य प्रूव कर दिया हो जिसके ऊपर वो आधारित है। लाइक इन बिल्कुल डाइंग डिक्लेरेशन, अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको डेथ प्रूव करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर कह रहा है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट या तो कहे कि पहले तुम ये प्रूव करो कि भैया वो मर चुका है, या तो कोर्ट कह दे ठीक है पहले डाइंग डिक्लेरेशन लाइए उसके बाद आप प्रूव करिए कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो जब भी कोई फैक्ट की एडमिसिबिलिटी किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंडेंट होती है, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट ये कह सकती है कि पहले आप सेकंड फैक्ट प्रूव करो या पहले आप पहला फैक्ट प्रूव करो। लाइक पहले आप सेकेंडरी वाला दे दो, फिर आप बताओ कि प्राइमरी खत्म हो चुका है, या पहले आप बताओ कि आपके पास प्राइमरी नहीं है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेंगे। ये आपका 136 है, और ये कोर्ट की पावर बताता है कि कोर्ट को कितनी पावर है किसी भी एविडेंस को एडमिट करने की या मना करने की। अब आप 137, इसके लिए मुझे ना चार्ट बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस और ये एग्जामिनेशन की बात करता है, तो इसको ध्यान रखना। 137, अब देखो ये क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाहता है कि मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी की डेथ कॉज की है, मतलब उन्होंने इसका लिटरली, अगर हम लीगल मीनिंग बात करें कि मतलब ए का मर्डर किया है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। प्रोसिक्यूशन को प्राइमरी वर्डन 101 में प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होगा, ये प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे या ये कुछ विटनेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर, ये प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूफ करने के लिए एक विटनेस, मैंने इनका नाम PX रखा है, वैसे तो ये PW1 होंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, इसको आप खट्टी कर दो। PW1 जजमेंट वगैरह में ऐसे लिखा रहता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 को जब ये लेके आएंगे ना, सबसे पहले कोर्ट में खड़े होकर ये अपने विटनेस को एग्जामिन करेंगे, और इस एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ। ये अपने विटनेस से नॉर्मली कि आप बताइए आपका नाम क्या है, तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे, और वहां पर आप बताएंगे कोर्ट को कि मेरा विटनेस क्या बोल रहा है। वो बताएगा कि हाँ हाँ हाँ, मैं उस रात मौजूद था, मैंने देखा कि मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर गोली चला रहे थे, मैंने खुद देखा। ये हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन अब ये बताओ, जब ये जो भी कुछ कोर्ट में कह रहा है, क्या कोर्ट मान ले, आप ऐसे भी 50 विटनेस पैसे देके नहीं ले आओगे, तो इस ये जो विटनेस कह रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका बात का पता कैसे चलेगा। दूसरे पार्टी को मौका दोगे ना। अभी कहेगा कोई बात नहीं है, अब इनका जो डिफेंस काउंसिल होंगे ये इस विटनेस का क्या करेंगे, इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे। क्रॉस, आप एग्जामिन कर चुकी हो, इस एग्जामिनेशन पर अब क्रॉस करेंगे, और ये दूसरी पार्टी हमेशा ऑपोजिट पार्टी करती है क्रॉस एग्जामिन। एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा वो ही करता है जो जिसका विटनेस होता है। अब ये ऑपोजिट पार्टी डिफेंस काउंसिल कहेंगे अच्छा आपने उनको मारते हुए देखा, वो बोलेगा हाँ मैंने मारते हुए देखा। बोलेंगे आप चश्मा लगा के आए हैं, बोले हाँ। आपके चश्मे की पावर क्या है, बोलेगा इतनी है। वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था, बोले यहाँ पे खड़ा था। आप कितनी दूर पे खड़े थे, अच्छा वहां पे खड़े थे। तो आपने जब चश्मा लगाया हुआ था, आप आपके चश्मे की पावर तो इतनी, आपको इतनी दूर का कैसे दिखा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वो करेंगे जिससे वो कोर्ट के सामने ये प्रूव करेंगे कि सर जी ये विटनेस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, आप इस पर विश्वास मत करिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है ऑपोजिट पार्टी, और इसका ऑब्जेक्ट होता है कोर्ट को ये विश्वास दिलाना कि दैट विटनेस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। जब ये क्रॉस कर लेंगे ना, इसके बाद ये आएंगे वापस अपने विटनेस की तरफ। जज साहब कहेंगे कि आप अब कुछ और पूछना चाहते हैं, वो कहेगा बिल्कुल पूछना चाहते हैं, और फिर प्रोसिक्यूशन आएगा अपने विटनेस के पास, और वो अपने विटनेस का एक बार री एग्जामिनेशन करेगा। समझ आ गया आप लोग को बात, ये होता है। तो जिसका विटनेस है वो एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस करती है, नए नए क्वेश्चन।
एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद नए क्वेश्चन, तरह तरह के तमाम क्वेश्चन। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हीं क्वेश्चन पर होता है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया? ऑब्वियसली नहीं। उन्हीं पे कैसे होगा? हम नए नए क्वेश्चन करेंगे तभी तो हम कोर्ट को बताएंगे कि ये विटनेस ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो हम नए क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकते हैं और फिर इस पर री एग्जामिनेशन होता है। समझ गए आप लोग? सबको समझ आ गया? हाँ, Yes, ma'am. चलो। तो एग्जामिनेशन इन चीफ री, ये जो अब आप एक केवल बैराक एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है ये। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम, जो उसको लेकर आया, वो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। और री एग्जामिनेशन वापस वही करता है जो लेके आया। अब ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। 138 विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ। सबसे पहले हम विटनेस को जैसे ही बुलाएंगे हम अपने विटनेस का खुद एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन करेगी ऑपोजिट पार्टी, उसके बाद दोबारा से री एग्जामिनेशन होता है वो खुद ही। तो ये स्टेज है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ये 138, जिसको एकदम सेक्शन रट लेना भाई। 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ और उसको डिफाइन किया है, और कब पहले पहले क्या होगा बाद में क्या होगा ये 138 में। अब डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। आपने जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके साक्षी से, आपके विटनेस से ऑपोजिट पार्टी ने पूछा है, आप उस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन लोगे और आप इसमें नए कुछ भी बातें पूछ सकते हो कोर्ट की परमिशन लेकर। आप कुछ भी, वैसे तो जो भी क्रॉस किया गया उन्हीं पॉइंट पे आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आप कुछ नई बात पूछना चाहते हो तो आप कोर्ट से परमिशन लीजिए और आप पूछ सकते हैं। देन आइए 139। अब ये क्या कहता है? ये कहते हैं जैसे कोर्ट ने किसी विटनेस को कॉल किया था कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, उसके अगेंस्ट सेक्शन 66 में नोटिस इशू किया और उसने कहा तुम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। वो बेचारा आया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने, तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। 139 ये कहता है अगर आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं ना तो आपको उसको एज अ विटनेस कॉल करना पड़ेगा। वो एज अ विटनेस कॉल नहीं हुआ है कोर्ट से, वो तो सिंपल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कॉल हुआ है। तो ये 139 कहता है। इसके बाद 140 विटनेस टू करेक्टर, विटनेस टू करेक्टर में भी एग्जामिन एंड री एग्जामिन। ठीक है, विटनेस टू करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन। ये बहुत कम पूछा जाता है। 141 बस एक लाइनर, वन लाइनर है, इसको आप देख सकते हो। 141 पर आइए, सबसे ज्यादा पूछते हैं आपसे लीडिंग क्वेश्चंस। तो लीडिंग क्वेश्चन जैसे मैं पूछूंगी तुम्हारा नाम शालिनी है, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। लेकिन क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। ऐसे क्वेश्चन पूछते देखा होगा आपने ट्रायल में। क्यों अलाउड है? देखिए लीडिंग क्वेश्चन, जो लीडिंग क्वेश्चन बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं है, आपको पता है कि इसी नाम का विटनेस, ऐसा विटनेस पेश हो, तो पता है ये विटनेस आ रहा है, तो मैंने अगर ये लीडिंग क्वेश्चन पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो जो लीडिंग क्वेश्चन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस गांव में रहते हो, तुम्हारी ये एज है, ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुमने उसका मर्डर किया है? आप पूछना चाह रहे हो, ये लीडिंग क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन है क्या क्या आप, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर सजेस्ट करता है उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। पहले तो याद रखना, इसको डिफाइन किया 141 में। अब दूसरी चीज, इस लीडिंग क्वेश्चन को कब पूछा जा सकता है? तो पहली चीज, इसको सबसे अच्छा तरीका होता है पूछने का क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन इसको अदरवाइज भी पूछा जा सकता है व्हेन दे मे नॉट बी आस्क्ड। ये कहता है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर दे, इसका मतलब आप एग्जामिनेशन इन चीफ में भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पार्टी, सॉरी ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे, आपसे कोर्ट की परमिशन मिल जाए, जैसे कई बार होता है ना, आप लीडिंग क्वेश्चन, वो कहते हैं सर विटनेस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोर्ट जज साहब कह दें ऑब्जेक्शन ओवर रूल, मतलब परमिशन मिल गई है, पूछो ना क्या प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन के नेचर को समझना। एग्जामिनेशन इन चीफ में केवल तभी पूछ सकते हो जब तक दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे और कोर्ट उस पर आपको परमिशन ना दे। अदरवाइज जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन आज टू विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड, कोई उस पर डिस्प्यूट ही नहीं है, जो प्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी। और 143 कहता है लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आपसे पीटी में आए डायरेक्टली तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन इन चीफ में केवल तभी पूछ सकते हो जब दूसरे पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। सेक्शन याद करना आपकी जिम्मेदारी है, बार बार बताती हूँ, एविडेंस में टिप्स पे हूँ। जब मैं एग्जाम देती थी ना तो मैं ऐसे बैठ जाती थी आंख बंद करके, और ऐसे ऐसे, आज भी होंगे याद, ऐसे 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 याद रहती थी। ठीक है, हाँ शालिनी कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता है। अब जब तो टिप्स पे होना चाहिए, अब जब तक टिप्स पे नहीं है तब तक आपका एविडेंस आपसे रिवीजन मांग रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद 144 पीटी के लिए तो बड़ा प्रोविजन है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ आ सकता है। अब 145 पर आइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 145 पर आइए, वैसे क्लास में पढ़ाऊंगी मैं इवनिंग में, ठीक है। 145 पर आओ, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट एंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना 145 में बात करी है दो तरह की चीजों की, एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन की
और एक कॉन्ट्राडिक्शन की, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन में डिफरेंस है। देखिए ये कहता है कि जब भी आप किसी विटनेस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हो तो जो अपोजिट पार्टी है क्रॉस एग्जाम, वो ऑपोजिट पार्टी उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। अब इसको ध्यान रखो, क्रॉस एग्जामिनेशन कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। जैसे विटनेस कहे कि हाँ मैंने अभी बताया ना, मैंने उसको मारते हुए देखा, तो ऑपोजिट पार्टी उससे तमाम तरह के क्वेश्चंस करती है, तुम्हारे चश्मे की पावर क्या है, तुमने कैसे देखा, उस दिन तो इतनी अंधेरी रात थी। वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है ये कोर्ट के सामने प्रूफ करने के लिए कि विटनेस ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसको कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब वो कहे कि मैंने उसको चाकू से मारते हुए देखा और अभी आप ट्रायल में कह दो कि मैंने उसको गोली से मारते हुए देखा। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, पहले तो कुछ और बोला आज कुछ और बोल रहे हो, तो आप डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन होता है। लेकिन आप वही कह रहे हो जो आपने पहले बोला है, तो वहां पर क्रॉस होगा। और क्रॉस में नए नए तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखिए, अ विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिनर एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग। आपने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट पहले इन राइटिंग लिखा है, किसी ने, आपने कोई 161 के बयान बोले थे, पुलिस ने आपको 160 में बुलाया, 161 में आपने बोला और पुलिस ने उसको रिड्यूस इन राइटिंग करा। अब आप आए आज प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के, आज आप कह रहे हो उस समय कुछ लिखवाया आज कुछ और लिखवाया। तो यहाँ पर डिफेंस काउंसिल आपको क्रॉस भी कर सकती है और आपको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट, अब देखिए अगर आप उसको क्रॉस करना चाहते हो तो आपको उसको डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा, शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय राइटिंग, अटेंशन मस्ट बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूव्ड। वी कॉल टू दोस पार्ट ऑफ व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम। तो ये कह रहा है अगर आप उसको क्रॉस करना चाहते हो तो आपको उसको प्रीवियस राइटिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि देखो आपने पहले ये बोला था। लेकिन अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो तो आप उसको राइटिंग दिखाइए, लोग पहले तो बोला था तलवार से मारा है, अभी बोल रहा है गोली चलाई है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में ये बात ध्यान रखना। तो वही 145 प्रीवियस राइटिंग की बात करता है। अगर आपके प्रीवियस स्टेटमेंट राइटिंग में है तो ट्रायल के दौरान आपको कोर्ट में क्रॉस भी किया जा सकता है और आपको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। 145 में दो टर्म याद रखना, ठीक है। अब आओ 146 पे। 146 कहता है कि आप क्रॉस एग्जामिन करते समय भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लोगे। तो 146 कहता है अगर आप किसी भी प्रोसिक्यूशन ने विटनेस प्रोड्यूस किया, डिफेंस काउंसिल उसको क्रॉस करती है, तो आप कैसे क्वेश्चन क्रॉस में पूछोगे। ये कहता है व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन ही मे बी, एक मिनट होल्ड करिएगा। सॉरी। तो ये कह रहे हैं व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू क्वेश्चन, जो आपने ऊपर देखा एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे, टू टेस्ट हिज वेरिसिटी, उसकी ट्रूथफुलनेस उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए। भाई हम हर वो क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हम कोर्ट को बताएं कि ये विटनेस तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक, हम शेक करेंगे कि भाई ये विटनेस सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी विटनेस कुछ भी बोलने लगेगा। हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, वो क्या है वास्तविकता में। आप देखते हो ना कई बार कि सारे कोर्ट में प्रूफ करते हो कि इनकी तो मासिक आय इतनी है, इनकी मंथली इनकम इनकी है इतनी है, इनके अकाउंट में अचानक एक दिन इतना पैसे कैसे आ गया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं विटनेस बायस्ड है। टू शेक हिज क्रेडिट, ठीक है, उसके करेक्टर पर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके करेक्टर पर क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये बता रहा है आपको। इसके बाद ठीक है, तो 146 आपको बोल रहा है कि आप हर वो क्वेश्चन कर सकते हो उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी ट्रूथफुलनेस को, उसकी एक्चुअल पोजीशन को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, ये दिखाने के लिए कि वो विटनेस बायस्ड हो सकता है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन इसका प्रोविजन ध्यान रखना, अगेन बात वही है कि जहां पर कंसेंट की बात हो, विक्टिम एज टू जनरल इमोरल, आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये जो व्यक्ति है ये नॉर्मली इमोरल कैरेक्टर का है। ठीक है, आप ये नहीं प्रूव कर सकते रेप वगैरह के केसेस में। टू पुट क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिन, आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी विक्टिम से नहीं करोगे कि ये जनरल इमोरल कैरेक्टर की है या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऐसा है तो उसकी कंसेंट रही होगी। ये आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करोगे। फिर आओ 147 में, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड आंसर, कब इस किसी विटनेस को कंपेल, ये कहता है इफ एनी क्वेश्चन रिलेट टू द मैटर, 132 की तरह ही है बिल्कुल, कि अगर कोई भी क्वेश्चन, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू मैटर रेलेवेंट टू दिस सूट प्रोसीडिंग, द प्रोविजन ऑफ 132 शैल अप्लाई। ठीक है, तो आपने बिल्कुल देखा है कि विटनेस को कंपेल किया जा सकता है। 148 पर ध्यान रखो, इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। 148, अब ये क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसे कोर्ट कब किससे क्या क्वेश्चन पूछेगी कब नहीं पूछेगी,
तो ये कहता है if any such question relate to matter not relevant to the suit or proceeding except insofar as it affect the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer. किसी विटनेस को किसी क्वेश्चन पर आंसर देना है या नहीं देना, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और कोर्ट डिसाइड करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखेगी। इसमें कोर्ट देखेगी कि क्या जो विटनेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये प्रॉपर क्वेश्चन है या इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। प्रॉपर क्वेश्चन अगर है तो आपको कोर्ट कंपेल करेगी कि आप भाई जवाब दो, और अगर कोर्ट की नजर में क्वेश्चन इम्प्रॉपर है तो कोर्ट कंपेल नहीं करेगी। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर विटनेस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है विच अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, अगर विटनेस से जो क्वेश्चन पूछा है इट अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, देन कोर्ट वहां पर आपको बोल सकती है मटेरियली अफेक्ट करता है, वो कोर्ट की ओपिनियन को इफेक्ट करेगा उस विटनेस के बारे में, तो कोर्ट कह सकती है आपको इसका जवाब देना है। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत किसी पुरानी ट्रांजेक्शन को लेकर है और कोर्ट की ओपिनियन में इसका कोई नाता विटनेस से नहीं है, बल्कि आप केवल विटनेस से इंडिसेंट क्वेश्चंस कर रहे हो, स्कैंडलस क्वेश्चंस कर रहे हो, उसको केवल परेशान कर रहे हो, प्रोसीडिंग को डिले कर रहे हो, तो वो कोर्ट की नजर में इम्प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो मटेरियल इफेक्ट भी नहीं करते हैं ना विटनेस को ना कोर्ट की ओपिनियन को, तो कोर्ट वहां पर कहेगी कि आप बाउंड नहीं। ठीक है जी, ये आपका 148 हो गया। देन आप आओ 150 पर, इसके बाद आप आइए 150 पर। 149 तो यही कहता है जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो देयर मस्ट बी सम रीजनेबल ग्राउंड। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेंसलेस बातें करने लगो, देयर मस्ट बी सम टेंजिबल ग्राउंड, ये 149 कहता है। अब इसके बाद 151 आइए, अगर आप कोई भी 141 आइए, 150 तो पूछा नहीं जाता है, ये तो हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, इसकी बात करता है। 151 आइए, 151 एक कह रहा है कि आप किसी भी तरह के स्कैंडलस और इंडिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, स्कैंडलस और डिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ट्रायल के दौरान किसी विटनेस से। 152 कहता है अगर आप किसी को, ठीक है, कि द कोर्ट शैल फॉरवर्ड एनी क्वेश्चन, अगर कोर्ट को लगता है ना कि आप जानबूझकर किसी की इंसल्ट करने या उसको एनॉय करने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो कोर्ट उसको फॉरवर्ड करेगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछिए। ठीक, इसके बाद 153 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरिसिटी। व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड, अब विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है क्रॉस में पूछ सकते हैं कि विटनेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं, इसके लिए तो विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन व्हिच इज रेलेवेंट टू द इंक्वायरी ओनली इन सो फॉर एज इट टेंड टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, तो नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बट इफ आंसर फॉल्सली। अगर आपने विटनेस से पूछा कोई बात और विटनेस ने झूठ बोला, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने को क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो झूठ बोल रहा है, आप वो झूठ बोल रहा है इसके लिए आप कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करोगे, लेकिन आपने अगर ये साबित किया झूठ बोल रहा है ना, तो उसके लिए फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूट सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में किया जा सकता है। लेकिन आप उसके लिए नो एविडेंस शैल बी, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दो। जैसे उसने बोला झूठ कुछ भी, हाँ मेरी तनख्वाह इतनी है लेकिन है उतनी, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस मत दो, सीधे फॉल्स एविडेंस के लिए आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। एक्सेप्शन है वन, if witness is asked whether he has been previously convicted, और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें पहले भी किसी अपराध में, विटनेस से पूछा क्या किसी कन्विक्ट किया गया, वो डिनाई करता है, तो फिर आप ये एविडेंस दे सकते हो उसके प्रीवियस कन्विक्शन का। सर देखिए ये आप ये पार्ट देखिए कन्विक्शन का और ये कह रहे हैं कि इनको पहले कभी कन्विक्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट आई एक्सेप्शन 2 में, इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो विटनेस बायस्ड है या इम्पार्शियल है, आंसर इट बाय डिनाइंग द फैक्ट सजेस्टिंग ही मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड, तो वो जो आंसर दे रहा है उस पर आप कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो। आपको वो कह रहा है कि नहीं 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 मैं तो बड़ा इम्पार्शियल हूँ, और आपको लग रहा है कि नहीं ये इम्पार्शियल नहीं बल्कि ही इज बायस्ड टुवर्ड्स एनी, इसको इतना पैसा मिल चुका है, तो आप ऐसे एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपका 153 है। नेक्स्ट आओ 154 पर, ये हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? जब भी कोई विटनेस को कोई पार्टी प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन ने PW1 को, राम उनके विटनेस है, इनको प्रोड्यूस किया, तो राम तो प्रोड्यूस अगर प्रोसिक्यूशन कर रहा है तो मतलब राम बोलेगा कि हाँ मैंने इस अक्यूज को मारते हुए देखा, तभी तो आप प्रोसिक्यूशन विटनेस आए। पहले तो आपने बोला था कि मारते हुए देखा, लेकिन जब आप कोर्ट में आए ट्रायल के दौरान आप कहते हो नहीं 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 मैंने तो कुछ भी होते ही नहीं देखा, नहीं 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 जो मेरा प्रीवियस स्टेटमेंट है तो मेरा है ही नहीं। तो जब कोई भी विटनेस अपने जिस पार्टी की तरफ से उसको प्रोड्यूस किया है, वो कोई भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, वो उसके अगेंस्ट हो जाए और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगे, उसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल। समझ गए? मतलब विटनेस जो आपका हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, वो आपके फेवर में ना बोल के या तो दूसरे के फेवर में बोल रहा है या तो बोल रहा है नहीं नहीं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ठीक, ये हॉस्टाइल विटनेस। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पूछी जाती है, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, तो ध्यान रखना हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू पे जब कर दे वो फैक्ट, जैसे वो कहे मैंने कुछ देखा ही नहीं, ठीक,
तो ऐसे तो हर विटनेस हॉस्टाइल होने लगेगा, हर कोई हॉस्टाइल होने लगेगा। तो केवल इनके कहने से ही उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। वो तभी भी उस एक्सटेंट तक आपके एडमिसिबल होंगे जब जहां तक आप उस कोर्ट को सॉरी उस केस को सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हॉस्टाइल विटनेस किस सेक्शन में है, 154 में। और क्या उसकी पूरी की पूरी टेस्टिमनी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, पूरी टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जहां तक वो सपोर्ट करता है वहां तक किया जाएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं 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 ये तो मेरा एविडेंस है, ये तो मेरे मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं था, तो आप साबित करो कि भाई आपने नहीं बोला था। नेक्स्ट ऑफ 155 इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब ये कहता है क्रेडिट ऑफ विटनेस में भी इम्पीच। अब जैसे को आपने PW1 मिस्टर राम विटनेस की तरह आपने राम को प्रोड्यूस करा, अब एडवर्स पार्टी तो भाई इसको इम्पीच करेगी, कोर्ट के सामने चेक करेगी कि विटनेस ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो कैसे कैसे, एक तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपने पीछे देख लिया, अभी आपने पीछे देखा ना, देखो सेक्शन 153 में आप उनसे क्वेश्चन करोगे, 155 में आप क्वेश्चन नहीं करते, विटनेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं इसके लिए आप एक और विटनेस प्रोड्यूस कर देते हो। तो बाय एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट, अब एक श्याम आए हैं और कह रहे हैं अरे ये राम, ये सर ये तो पैसे ले लेके गवाही देता है। तो यहाँ पर एक और गवाह आया जो बता रहा है कि इनका गवाह विश्वसनीय नहीं, क्लॉज 1। बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, आप यहाँ पर इस बात का साक्ष्य दे रहे हो कि ये, आप पूछ नहीं रहे हो क्वेश्चन ना, अब आप साक्ष्य दे रहे हो कि विटनेस आपका ट्रस्टवर्दी नहीं है 155 में। और आप कह रहे हो कि भाई ये तो पैसे वैसे लिया है, मैंने देखा है, इसके अकाउंट को चेक करिए। तीसरा है बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस। अब आप यहाँ पर ये प्रूफ दे रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो मैंने मारते हुए देखा, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे खुद ही कि नहीं 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 मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो पता ही नहीं, पूछा गया था आपके मोहल्ले में जाके। तो ये आपके विटनेस के अगेंस्ट में वैसे एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं जो बता रहा है कि विटनेस ट्रस्टवर्दी नहीं है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन 146 एंड सेक्शन 155। आई थिंक समझ आया होगा आप लोग को, आया? सॉरी 153 है, 153 एंड 155 आया समझ में? ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना? तो आपको मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बोला है, इसको ध्यान रखना। अब ये कह रहा है विटनेस डिक्लेयर अनदर विटनेस टू बी, अब जो विटनेस आपने श्याम को प्रोड्यूस करा ना कि राम अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, मे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ गिव रीजन फॉर, अब उसको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं कि वो ऐसा क्यों सोचता है। विटनेस इज फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, ठीक है। और ये विटनेस का विटनेस होता है, तो जो श्याम है वो राम का विटनेस है, मतलब विटनेस का विटनेस। इसके बाद आप आओ सेक्शन 157, ये भी अच्छा प्रोविजन है, इसको जाना जाता है कोरोबोरेशन के नाम से। ये कहता है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में भी प्रूफ, जैसे आज विटनेस आया राम कहता है हाँ मैंने मारते हुए देखा कि ये बी को मार रहा था। तो आप आज जो कह रहे हो ना, आप अपने कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब आपने प्रीवियस में जो भी कोई स्टेटमेंट किए हैं, चाहे वो आपने किसी पुलिस ऑफिसर को किए हैं, लिखवाए हैं, चाहे आपने FIR वगैरह करवाई थी, आपने देखा था मारते हुए, तो आपके वो स्टेटमेंट है, 161 के स्टेटमेंट है, ओरल है चाहे इन राइटिंग है। तो आप इन ऑर्डर टू कॉरोबोरेट कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, देखो मैंने पहले भी यही बोला था, तो इन ऑर्डर टू कॉरोबोरेट योर टेस्टिमनी एज अ विटनेस, कोर्ट में आप जो एज अ विटनेस की तरह अपियर हो रहे हो, तो आप अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रूव करोगे कि देखो मेरे प्रीवियस स्टेटमेंट जो कि किसी अथॉरिटी जो लीगली कॉम्पिटेंट है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग हो सकता है, वो उसने मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, आप देखिए पहले भी मैंने यही बोला था, तो ये कोरोबोरेशन करेगा कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। तो 157 में आपसे कोरोबोरेशन पूछा जाएगा, सेक्शन तो टिक कर दीजिएगा 157। इसके बाद 159 ये बात करता है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। देखो जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने स्टेटमेंट दिया था, आज ये 20 साल बाद केस में मुझे बुलाया जा रहा है, हे भगवान मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा, पता नहीं तब की बात, कुछ कुछ याद आ रहा है बट पूरा नहीं याद आ रहा, मैं कैसे कोर्ट में बताऊं? आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरी, कैसे रिफ्रेश करूंगा? मुझे वो राइटिंग दिखा दीजिए ना जो मैंने आपको लिखवाई थी, मैं एक बार वो पढ़ूंगा ना, मुझे पूरा इंसिडेंट याद आ जाएगा। तो ये बात करता है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। अब विटनेस में, तो विटनेस के पास ऐसा मौका है, मैं अगर वो चाहे तो वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश इज मेमोरी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है उन राइटिंग को देखकर जो उसने पहले लिखवाई थी, ठीक है। आप चाहे पूरा देख लो, चाहे थोड़ा पार्ट देख लो, चाहे आप वो किताब देख लो। तो व्हेन विटनेस में यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी, तो आपसे ये पूछा जाएगा रिफ्रेश मेमोरी किस सेक्शन में, 151 में है, और इसको विटनेस कोई बाउंड नहीं है, अगर वो चाहे तो रिफ्रेश कर सकता है, आपके पास इतना अधिकार है। एक्सपर्ट भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, जैसे कोई एक्सपर्ट ने कोई आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल पे पूछा गया तो कहता है यार अब मैंने पता नहीं कितने आर्टिकल लिखे हैं, तो मैं एक बार अपने आर्टिकल को देखना चाहता हूँ, तो वो भी आपको मौका दिया जाएगा, लास्ट क्लॉज है। इसके बाद आइए 160
टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 159, ये कहता है witness may also testify to fact mentioned in any document as is mentioned in section 159 although he is not a specific recollection of fact themselves is sure that the fact were corrected. देखिए अब उसको बिल्कुल चीजें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको ये जरूर याद आ रहा है कि हाँ मुझे, मैं थाने में गया था और मैंने ऐसे ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड किया था। तो आपको पूरे फैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उस पूरे मैटर मटेरियल को देख सकते हो, ठीक है। पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको ये तो पक्का याद आ रहा है कि हाँ मैंने ऐसा बोला था और ये सामने नोट डाउन कर रहे थे। तो ये भी कह सकते हैं कि टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट, जो भी 159 में जिस डॉक्यूमेंट की बात हुई है आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। ये आपका 160 कहता है। अब 161 कहता है भैया ये विटनेस ने तो रिफ्रेश कर लिया और वो एग्जामिनेशन इन चीफ उनका पार्टी कर लेगा, तुम कैसे क्रॉस एग्जामिन करोगे? तुम्हें पता है क्या क्या हुआ था? तुम्हें भी तो रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने वकील साहब को, उनको भी तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए एडवर्स पार्टी को भी ये मौका दिया है कि राइट टू एडवर्स एज टू राइटिंग यूज्ड टू, वो भी तो रिफ्रेश करेंगे। आप रिफ्रेश करोगे तो अच्छे प्रश्न कर पाओगे, अच्छे वकील की तरह आर्ग्यू करोगे, वरना बैठे रहोगे वहां, कुछ आता ही नहीं, हमको केस के बारे में ही नहीं पता, आर्ग्यू क्या करें। तो आपको भी ये मौका 161 में दिया है कि आप भी रिफ्रेश कर सकते हो अपनी मेमोरी को, ठीक है। क्योंकि जब रिफ्रेश करोगे तभी तो 149 में उससे क्रॉस क्वेश्चन और कॉन्ट्रडिक्शन करोगे। अच्छा अच्छा तुमने तो ये लिखवाया था, अभी तुम ये बोल रहे हो। तो बहुत जरूरी है एडवर्स पार्टी का 161 में रिफ्रेश करना। नाउ 165 ये कहता है जजमेंट्स, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और टू ऑर्डर प्रोडक्शन। 165 को तो इतनी शिद्दत से पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी मेंस में, मतलब अपनी इवनिंग बैच में, लेकिन वैसे भी मैं बता रही हूँ आप लोग 165 को हमेशा एकदम दिल से पढ़ना, क्योंकि जब जज बनोगे ना, अगर आपको 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आता तो आप एक अच्छे जज बन ही नहीं सकते, ठीक। 165 एक्चुअली जजेस की पावर को बताता है कि जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन द जज में, ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जज को जब भी लगे कि भगवान यहाँ तो कोई प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट तो आया ही नहीं, इसको तो आना चाहिए था, जज में कॉल, वो जज को लगता है ये रेलिवेंट फैक्ट है, जज कोई भी किसी से भी आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी पार्टी से कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई क्वेश्चन उनको लगता है रेलिवेंट और इवन इररेलिवेंट क्वेश्चन कर सकता है। मे ऑर्डर, जज किसी भी डॉक्यूमेंट को, यही जज की पावर है, किसी डॉक्यूमेंट को आप कॉल कर सकते हो जो आपको लगता है कि किसी भी पार्टी ने प्रोड्यूस नहीं किया, और कोई भी इस पर मना नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ना पार्टी ना देयर एजेंट, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन। और अगर मान लीजिए कोर्ट ने किसी विटनेस को कॉल किया तो पार्टी नहीं है कि उनसे चले क्रॉस एग्जामिन करने, वो कोर्ट का विटनेस है, आपका नहीं है। इसी को कोर्ट विटनेस कहते हैं, जिसको कोर्ट अपनी इच्छा से मंगवाती है 161 में और सीआरपीसी के 311 का इस्तेमाल करके, ठीक है जी। तो 311 वही कोर्ट विटनेस होता है, इसको दूसरी पार्टी और कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह नहीं कर सकती, बिकॉज ये आपका विटनेस नहीं है, ये कोर्ट का विटनेस है। द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड, लेकिन ध्यान रखना आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी फैक्ट प्रूफ करवा लो, चाहे कोई भी क्वेश्चन किसी से कर लो, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा लो, लेकिन आपका जजमेंट केवल उन्हीं फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए जो जजमेंट, जो फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड हो। तो जब आप लोग जजमेंट राइटिंग करते हो ना, तो ये 165 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जजमेंट राइटिंग में। आपने ना बड़े सारी चीजों को देखा होगा, और आप जिन इश्यूज को फ्रेम करके प्रूव्ड लिखोगे ना, उन्हीं के ऊपर जजमेंट लास्ट में आप बाद में लिखोगे जजमेंट राइटिंग में। तो यही बोल रहा है कि जजमेंट केवल ड्यूली फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट पे, और वो पूरी तरह कोर्ट में प्रूव हो गए हो, मतलब फैक्ट जो क्रॉस एग्जामिन करके, उन्हीं पर केवल जजमेंट होना चाहिए। 165 लास्ट पार्ट कहता है, देखो जज को पावर तो हमने बड़ी दे दी, लेकिन क्या कुछ तो हमने देखा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लगता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लगता है, किसी विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता कुछ ऐसे क्वेश्चन को इनक्रिमिनेटिंग, और हम करते हैं तो फिर हम उसके अगेंस्ट उसको प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते, या सेकेंडरी एविडेंस हम तब तक नहीं मांग सकते जब तक प्राइमरी लॉस ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है। क्या जज साहब के ऊपर ये लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। ये प्रोविजन यही कहता है कि जज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है तो आप नहीं पूछ सकते, अगर वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आता है आप नहीं पूछ सकते, सेकेंडरी एविडेंस आप तब तक नहीं मांग सकते जब तक 65 आपका ना होता हो। तो ये आपका 165 है, इसको ध्यान रखना, ये आपका प्रोविजो भी मैंने बता दिया। इसके बाद 167 है, नो न्यू ट्रायल, ये बार है, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन। अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई इम्प्रॉपर एडमिशन ले लिया, मतलब जिसको एडमिट नहीं करना चाहिए था आपने उसको एडमिट कर लिया, जिसको एडमिट करना चाहिए था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, सो इम्प्रॉपर रिजेक्शन या इम्प्रॉपर एडमिशन है। वैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो भैया आप इसी सिचुएशन में नया केस मत करो ना, वैसे इतनी पेंडेंसी है, नया केस मत करो, हम आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी दे रहे हैं। क्या? अगर इररिलेवेंट फैक्ट वगैरह को अप्लाई कर दिए तो आपके पास कई बार ऑप्शन रहेगा, आप रिवीजन में भी जा सकते हो और आप अपील में भी जा सकते हो, दोस्त, ठीक है। तो सिंपल ग्राउंड है, आप अपील में भी जा सकते हो और वहां पर जाके कि भाई ये गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन पर, तो आप इसको अपील में जा सकते हो।
नया सूट फाइल नहीं करोगे, वो देखना होगा। अगर मैटर इज अपीलेबल तो मस्ट गो, एंड अपील अगर नहीं है, रिवीजन वगैरह का है, तो आप अभी जा सकते हो। तो इसको ध्यान रखना, नो न्यू ट्रायल, ट्रायल नया नहीं है बस। बताओ एविडेंस समझ में आया? मुझे तो लग रहा था हो ही नहीं पाएगा, पता है आज 167 क्लास। यस मैम, बहुत क्लियर हो गया। यस मैम। मैम आया मैम। चलो बढ़िया है। थैंक मुझे यू, लगा थैंक यू सो मच मैम। हो जाए, 1:30 बज जाए। मजा आया? थैंक यू मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो थैंक यू। अब शाम को मिलते हैं हम लोग 5:30। और आज जेसीपीसी की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आज जजमेंट राइटिंग भी आप लोग को करवाना है, ठीक? तो आज सिखाएंगे कैसे जजमेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं 5:30 इवनिंग। ओके, थैंक यू ओके मैम। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। अच्छा, आप लोग का कल से हाँ। क्या होगा पता है? कॉन्ट्रैक्ट करवा देना, कॉन्ट्रैक्ट ना, हाँ कल मैम, से कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, ठीक है, बाय। थैंक हाँ यू मैम। मैम। थैंक यू।